हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कॉमर्स की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम डेली कॉमर्स के एमसीक्यू हैं उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे इनकम टैक्स के क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 के पेपर में आए थे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। ओके, लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें कि एडीईएन रूल्स 1953 इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो एडीएन रूल्स है 1953 है वो इनमें से किससे रिलेटेड है। टैक्स एग्जाम्पशन से है, रेजिडेंटल स्टेटस से है, या डबल टैक्सेशन रिलीफ से है, या असेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक है, तो ये जो एडीएन रूल्स हैं ये जो गवर्नमेंट ने 24 मार्च 1953 को पास किया था, इसके अंदर जो ये रूल्स बनाए थे, जब हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये जो एडीईएन रूल 1953 था ये था आपका डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड। ठीक है, तो एडीईएन रूल किससे रिलेटेड है आपका, एडीईएन रूल से आपका डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड है। ठीक है, जब हम डीटीए पढ़ते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं बायोलैटरल एग्रीमेंट है, यूनिलैटरल एग्रीमेंट है, कि कौन सी कंट्री के साथ हमारा यूनिलैटरल एग्रीमेंट साइन है, किस कंट्री के साथ बायोलैटरल एग्रीमेंट साइन है। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो उसी के अंदर ये भी आता है कि जो एडीएन रूल्स है वो आपका किससे रिलेटेड था, वो आपका डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ ए कंपनी। ठीक है, हम रेजिडेंटल स्टेटस पढ़ते हैं, इंडिविजुअल का पढ़ते हैं, फर्म का पढ़ते हैं, एचयूएफ का पढ़ते हैं, कंपनी का पढ़ते हैं। तो आपको पता है जो इंडिविजुअल होता है या एचयूएफ होता है, ठीक है, ये आपके रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नोट ऑर्डनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्डनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नोट ऑर्डनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं, और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। इनका तीनों स्टेटस हो सकता है। लेकिन कंपनी के कंपनी के केस में क्या होता है कि सिर्फ दो ही रेजिडेंटल स्टेटस होते हैं, या तो कंपनी रेजिडेंट होगी या कंपनी नॉन रेजिडेंट होगी। जो नोट ऑर्डनरी रेजिडेंट है वो केस कंपनी के केस में नहीं आता है। ठीक है, कंपनी या तो रेजिडेंट होती है या नॉट रेजिडेंट होती है, नॉन रेजिडेंट होती है। ठीक है, अब देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ ए कंपनी। ठीक है, इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट भी हो सकता है, आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। कंपनी या तो रेजिडेंट होती है या नॉन रेजिडेंट होती है। अब देखो, एक कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नो, कंपनी को हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के में क्लासिफाई नहीं कर सकते। कंपनी कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यस, कंपनी को कभी भी हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसमें क्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसने यही पूछा था कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो वैसे आंसर हमें मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन कहता है कि कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट विद द परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नो, किसी की भी परमिशन से कंपनी को कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ये कहता है ए कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट विद द परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नो, चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन ले लो या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की ले लो, आप कंपनी को नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसमें, कंपनी का जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट स्टेटस है वो होता ही नहीं है। कंपनी के दो ही रेजिडेंटल स्टेटस होते हैं, या तो वो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा, कि कंपनी को कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसमें क्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी आए थे हमारे एग्जाम के अंदर, जो भी एग्जाम हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ द टीडीएस सर्टिफिकेट। ठीक है, फॉर्म नंबर 16 होता है, ये आप तब फिल करते हो जब आपकी इनकम सैलरी से होती है। ठीक है, फॉर्म नंबर 16 होता है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, फॉर्म नंबर 16A कब करते हो, जब इनकम हो आपकी अदर देन सैलरी।
ठीक है, जब आपकी इनकम हो अदर देन सैलरी। फॉर्म नंबर 16B, जब आपकी इनकम होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। इनकम आपकी किससे हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी से, ठीक है। फॉर्म नंबर 16C, ये जब आप तब फिल करते हो जब आपकी इनकम होती है रेंट से, प्रॉपर्टी से, ठीक है। तब आप कौन सा फॉर्म फिल करते हो? रेंट से या प्रॉपर्टी से जो आपकी इनकम होती है, उस केस में आप फॉर्म कौन सा फॉर्म फिल करते हो? फॉर्म नंबर 16C, ठीक है। अब फॉर्म नंबर 16 एनुअली, यस, ये हर मतलब जो 15 जून है ना ईयरली, तब ये फिल किया जाता है। तो फॉर्म नंबर 16 एनुअली होता है, यस, और फॉर्म नंबर 16A क्वार्टरली होता है, ये भी सही है। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A और B, ठीक है। यानी जो 15 जून है उसको हम जो फॉर्म नंबर 16 है उसको एनुअली ही आप, इसकी जो ड्यू डेट होती है वो एनुअली ही आती है, ठीक है। और फॉर्म नंबर 16A की होती है क्वार्टरली। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर A और B है वो आपका क्या राइट आंसर है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ए पार्टनर और ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी असेस्ड। तो किस कैटेगरी के अंदर इसको हम असेस्ट कर सकते हैं? इनको हम फर्म की कैटेगरी के अंदर असेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें इसने पूछा है, अरेंज दी स्टेप टू ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन करेक्ट सीक्वेंस। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो इसमें से आपके करेक्ट सीक्वेंस मतलब आप कैसे करते हो, प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो फर्स्टली हमें क्या कराना पड़ता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। ये आपका होता है पहला स्टेप, ठीक है। पहले आप क्या कराओगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे। आपके जो पैन नंबर है, नाम है, एड्रेस वगैरह है, ये सब है, आप इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपका आता है, आप ये देखोगे कि चूज हाउ टू वांट टू ई फाइल, मतलब आपको जो ई फाइलिंग करनी है वो ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है, ठीक है। ये होता है सेकेंड स्टेप, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप होते हैं सेलेक्ट द रिक्विजिस्ट फॉर्म। आप ये देखोगे आपको कौन से फॉर्म के अंदर ई फाइल है वो करनी है, ठीक है। जैसे कि ITR 1 होता है। ITR 1 किससे रिलेटेड होता है? जिसको हम सहज भी बोलते हैं, ठीक है। ITR 1 होता है जब इंडिविजुअल की इनकम किससे होती है? सैलरी से होती है, ठीक है। सैलरी वगैरह से होती है, पेंशन इनसे होती है, ठीक है। ITR 2 तब फाइल करते हो जब आपकी कैपिटल गेन वगैरह से इनकम होती है, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या डिसाइड करोगे कि आपको कौन से फॉर्म के अंदर है वो ई फाइलिंग करनी है? ITR 1 में, ITR 2 में या ITR 3 में, किस में करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने जब ये फॉर्म वगैरह आप सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप अपने फॉर्म को क्या करोगे? अपलोड करोगे, फिल फॉर्म, ठीक है। फॉर्म आपने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप फॉर्म को फिल करोगे और अपलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? वेरीफाई ITR 5, उसके बाद आप वेरीफाई करोगे। ध्यान रखना बिना ITR वेरीफाई के आपकी जो फॉर्म की कंप्लीशन है वो का प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए जो ITR 5 है उसको वेरीफाई करना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसने वैसे सिंपल स्टेप पूछे थे हमारे, कौन सा स्टेप है? तो फर्स्ट तो हमारा ये आ गया, पहले अपने आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा हमें। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन से फॉर्म के अंदर फाइलिंग करनी है, ठीक है, कि ITR 1 में करनी है, ITR 2 में करनी है, किस में करनी है। उसके बाद हम उस फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? लास्ट में वेरीफाई करेंगे ITR 5 को, ठीक है। तो यानी इसका क्या हो जाएगा? पहला A, उसके बाद देन C, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका D, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका B। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर A है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल सा था, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कंट्री विच टाइप्स ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइंड बाय द इंडिया। इन्होंने ये पूछा है कि ये जो कंट्री है ना, इन्होंने इंडिया के साथ कौन कौन से DTA है वो साइन कर रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है इंडिया के साथ इन्होंने कौन से साइन कर रखे हैं, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया ने इसके जो इंडिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है वो साइन किया हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने कौन सा साइन कर रखा है? कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट।
ठीक है। उसके बाद बहामास, बहामास ने कौन सा साइन कर रखा है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, ठीक है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। उसके बाद लेबनान ने कौन सा कर रखा है, लेबनान ने कर रखा है लिमिटेड एग्रीमेंट, ठीक है। और श्रीलंका का कौन सा एग्रीमेंट है हमारे साथ, श्रीलंका का हमारे साथ है कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट एंड लिमिटेड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। लिमिटेड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट तो जो सार्क कंट्री के साथ है, ठीक है। अब सार्क के अंदर इंडिया भी इंक्लूड है, ठीक है, तो इसको इंडिया के साथ ही लिख दिया इन्होंने। देखो, एक हम बात करते हैं लिमिटेड एग्रीमेंट की, एक बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की। तो लिमिटेड एग्रीमेंट क्या है, जो कुछ एक इनकम आइटम है ना, इनकम फ्रॉम जैसे सैलरी या एक आधे आइटम को लेकर चलते हैं, वो होता है लिमिटेड एग्रीमेंट। जैसे अगर मैं कहूँ इंडिया का पाकिस्तान के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन है, तो इंडिया का पाकिस्तान के साथ भी लिमिटेड एग्रीमेंट साइन है, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट जो बहुत सारी इनकम को लेकर चलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट। तो जैसे ऑस्ट्रिया के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन है, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है। श्रीलंका के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन है, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, ठीक है। ये जो बहामास है इसके साथ लिमिटेड एग्रीमेंट है। लेबनान के साथ कौन सा एग्रीमेंट है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। यानी ए का आपका हो गया सेकेंड, और बी का आपका हो गया फोर्थ, और सी का हो गया आपका फर्स्ट, और डी का हो गया आपका थर्ड। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, वन इज लेबल्ड एज अजर्शन, फर्स्ट तो अजर्शन है, एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक है, और दूसरी क्या है, रीजनिंग है, ठीक है। पहले इसमें कह रहा है, अजर्शन दे रखी है कि टैक्स शुड नॉट बी चार्ज और डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर, कि जो टैक्स है ना, हमें जो शेयर होल्डर के हाथ में जो डिविडेंड होता है उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करना चाहिए। सही कह रहा है बिल्कुल, क्योंकि देखो जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट में से ही तो निकलता है, ठीक है। देखो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का वो पार्ट, ठीक है, जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो तो डिविडेंड हो जाता है। प्रॉफिट पे तो हम पहले ही टैक्स दे चुके होते हैं ना, ठीक है। प्रॉफिट के दो पार्ट निकालते हैं हम, एक तो वो पार्ट जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक वो पार्ट जो हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए अपने पास बचा कर रख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो अब प्रॉफिट के ऊपर पहले से टैक्स लग चुका है, तो दोबारा से टैक्स जो यानी शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड है ना, तो उसके ऊपर दोबारा से टैक्स लगाने की नीड्स नहीं है। यस, ठीक है, बिल्कुल राइट अजर्शन है कि टैक्स शुड नॉट बी चार्ज ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर, कि जो शेयर होल्डर के हाथ में जो डिविडेंड होता है उसके ऊपर टैक्स चार्ज करने की नीड्स नहीं है। रीजन क्या दिया है इसने, सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट का विचार है कि डेट व्हेन टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन द प्रॉफिट, जब हम पहले ही प्रॉफिट में से टैक्स पे कर चुके हैं ऑफ द कंपनी, एंड बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टू द ओनर, और बैलेंस हमने बेच दिया, जो बैलेंस हम किसको दे चुके हैं, बैलेंस एज ए डिविडेंड के रूप में हम शेयर होल्डर को दे चुके हैं। शेयर होल्डर हमारे ओनर ही होते हैं, तो टैक्स नीड नॉट बी लेविड ऑन देम, तो इसलिए उनके ऊपर दोबारा से टैक्स लगाने की नीड्स नहीं है। तो बिल्कुल रीजन भी बिल्कुल सही है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। वैसे अगर मैं कहूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर जैसे सिलेबस है इतना वास्ट है कि हम बार बार रिवीजन नहीं कर सकते, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है उनको हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ है ना डिस्कस करें या समझें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है। कई बार हम बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं लेकिन फिर भी हमारा एग्जाम है वो क्लियर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मेनली जरूरी होते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। और अब अगर आप देखोगे जो एग्जाम है उसका पैटर्न भी काफी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो मुझे भी अपना जेआरएफ क्वालिफाई करने के अंदर इसी से ही बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, ठीक है, कि जब हम एक एक क्वेश्चन को, उनके जो चारों ऑप्शन को अच्छे से डीपली पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे कंसेप्ट है क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इनकम टैक्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।